ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज है लेसन नंबर 7 द मार्केट सीरीज के अंदर और हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ प्राप्त करने वाले हैं डेरिवेटिव्स इस टॉपिक के ऊपर। ये डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहले इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर पहले स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी के अंदर जो वीडियोस डाले हैं उन्हें देखें, उनसे अपनी समझ प्राप्त करें। फिर बाद में स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस, इसके अंदर के जो टॉपिक्स है उसको देखें और अपनी समझ को बढ़ाएं। और फिर स्टेप नंबर 3 द मार्केट, इस सीरीज में आकर सारे वीडियोस देखकर आज का वीडियो देखिए। तो इससे क्या होगा, आपको आज के वीडियो के अंदर जो बातें डिस्कस हो रही है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। आज हम डेरिवेटिव्स इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और डेरिवेटिव्स खास करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेड किए जाने वाले डेरिवेटिव्स है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि इसे डेरिवेटिव्स क्यों कहा जाता है। इसे डेरिवेटिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्राइस है ये अंडरलाइन से डिराइव की जाती है, इसलिए इसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। यानी डेरिवेटिव्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें ट्रेड हम ले सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइसेस है वो बेसिकली किसी और आइटम से डिराइव होती है, इसलिए इसे डेरिवेटिव कहा जाता है। तो ये क्या हो सकती है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था इक्विटीज के ऊपर। तो इक्विटीज में स्टॉक होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होती है। तो इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं वो हमने इक्विटी के टॉपिक के साथ समझे। अब जो इक्विटी है उसके ऊपर डेरिवेटिव्स बेस्ड होते हैं। तो इक्विटी की जो प्राइस है उस प्राइस से जो डेरिवेटिव्स की प्राइस डिराइव होती है, इसीलिए इसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो डेरिवेटिव्स में इक्विटी डेरिवेटिव्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये अलग अलग टाइप्स के डेरिवेटिव्स हम स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम फोकस रहने वाला है वो इंडेक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर रहने वाला है। तो डेरिवेटिव्स में बेसिकली 2 आइटम्स आते हैं जिसे कहा जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आज के इस लेसन में हम डेरिवेटिव्स का टॉपिक समझ रहे हैं और डेरिवेटिव के टॉपिक के अंदर हम फ्यूचर्स को डिटेल में समझने वाले हैं, उसके ऊपर समझ प्राप्त करने वाले हैं। फ्यूचर्स जो है वो एक कंसेप्ट पर आधारित है जिसे कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव भी कहा जाता है, जिसे OTC करके भी कहा जाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये नॉर्मल लाइफ में एग्जीक्यूट किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं और ये ज्यादा करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक बायर होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, एक सेलर होता है, और इन दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और जो सेटलमेंट होती है ये दोनों के सहमति से होती है। ये सेटलमेंट या तो कैश में होती है या तो फिर फिजिकल डिलीवरी में होती है। अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क क्या है कि ये नॉन रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसमें कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इसके रूल्स को इंप्लीमेंट करती है और देखती है कि ये सारे रूल्स जो बायर और सेलर है इस कॉन्ट्रैक्ट के वो इसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या होता है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है जिसे एक फ्लैट खरीदना है, एक एरिया में उसने फ्लैट आइडेंटिफाई किया है और उसे लगता है कि एक साल के अंदर इस एरिया के अंदर जो फ्लैट की प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं। और एक सेलर है जो ये फ्लैट बेचना चाहता है, उसे लगता है कि इस फ्लैट के जो प्राइसेस है वो वैसे के वैसे रहने वाले या फिर कम होने वाले हैं।
तो ये समझ सेलर की है, एक समझ बायर की है। बायर ये समझता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और सेलर ये समझता है कि प्राइसेस वही के वही रहने वाली है, उससे कम होने वाले हैं। तो इन दोनों में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है। तो बायर कहता है कि मैं 1 साल बाद ये फ्लैट मान लो कि 30 लाख में खरीदी करूंगा। उसके लिए वो अभी क्या करता है ना, अपफ्रंट कुछ पैसे एज ए टोकन मनी सेलर को देता है और कहता है कि आज का जो रेट हम डिसाइड कर रहे हैं 30 लैक्स का, तो 1 साल बाद मैं इसे 30 लैक्स में खरीदूंगा। तो ये डिसाइड होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो यहाँ पे बायर होता है और एक सेलर होता है। फिर क्या होता है कि अब 1 साल के बाद एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि फ्लैट के प्राइसेस बढ़ जाती है, मान लो ये 30 लाख से 35 लाख हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो बायर है ये 5 लाख के प्रॉफिट में आ गया, ठीक है, और जो सेलर है ये 5 लाख के नुकसान में आ गया। तो अब जब ये सेटल होगा तो ये दोनों आपस में तय कर सकते हैं कि इसको कैश सेटल करना है। कैश सेटल यानी क्या, ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है ये सेलर उसे दे देगा और फ्लैट अपने पास ही रखेगा, या फिर ये फ्लैट की पूरी डिलीवरी सेलर बायर को दे देगा और फिर इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करके सेलर जो है 5 लाख का नुकसान लेगा और बायर जो है 5 लाख का प्रॉफिट होगा लेगा। और फिर ऐसा भी एक सिनारियो आ सकता है कि फ्लैट की जो प्राइस है वो 25 लैक्स हो गई है। तो यहाँ पे जो सेलर है वो 5 लाख के प्रॉफिट में है और बायर जो है वो 5 लाख के नुकसान में है, क्योंकि बायर ने तय किया था कि 1 साल बाद वो इसे 30 लाख में खरीदने वाला है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए फिर इसे कहा जाता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ साल में, 1 साल में वो एक प्राइस के ऊपर डिसाइड होता है। और ये प्राइस मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर या नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे जो बायर है और सेलर है उनका व्यू क्या है, उनका स्टडी क्या है, उसके ऊपर उनका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पोर्शन को आप दोबारा प्ले करके सुनिए ताकि आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आए। फ्यूचर्स, फ्यूचर की जो प्राइस होती है वो अंडरलाइन स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक है, तो ये इक्विटी है, इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड किया गया सेकेंडरी मार्केट में रिलायंस कंपनी का स्टॉक है। तो इसे डेरिवेटिव्स में स्पॉट कहा जाता है, यानी स्पॉट, ये जो फ्यूचर है रिलायंस का ये रिलायंस के स्टॉक के ऊपर आधारित है। तो फ्यूचर प्राइस जो है रिलायंस की वो रिलायंस के स्टॉक प्राइस पे आधारित होगी। तो स्पॉट प्राइस यानी एक टेक्निकल टर्म है डेरिवेटिव्स में। तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है कि उस स्टॉक की क्या प्राइस चल रही है उसके ऊपर फ्यूचर की प्राइस चलती है। तो ये किस तरह से वर्क होता है, मान लो रिलायंस अगर 1 रुपए से ऊपर बढ़ता है तो फ्यूचर भी 1 रुपए से ऊपर बढ़ेगा। अगर रिलायंस 1 रुपए से कम होता है तो फ्यूचर भी 1 रुपए से कम होने वाला है। तो इस तरह से ये जो प्राइस मूवमेंट है इसे कहा जाता है कि फ्यूचर की जो प्राइस है वो हमेशा स्पॉट प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है, और जिस तरह से स्पॉट प्राइस मूव होती है ऊपर या नीचे उसी तरह से फ्यूचर की भी प्राइस कम ज्यादा होती रहती है जो स्पॉट प्राइस पे आधारित होती है। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्यूचर में कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आगे चल के हम समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने पार्टिसिपेंट्स का जो टॉपिक पढ़ा था, समझा था, उसमें हमने देखा था कि सेबी क्या है। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। फिर यहाँ पर 2 तरह के फ्यूचर्स होते हैं, एक होता है स्टॉक फ्यूचर्स जिसे हम इक्विटी फ्यूचर्स भी कह सकते हैं, या फिर दूसरा होता है इंडेक्स फ्यूचर। तो जो हमने इंडाइसेस के टॉपिक के साथ सीखा था, समझा था कि इंडेक्स क्या होता है। तो ये 2 तरह के फ्यूचर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज की तारीख में ट्रेड होते हैं। तो जो स्टॉक फ्यूचर है ये फिजिकल
सेटल्ड होते हैं। फिजिकल डिलीवरी सेटल यानी जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फ्लैट का एग्जांपल देखा था, तो दोनों के सहमति से बायर और सेलर या तो कैश सेटल होगा, यानी जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो एक दूसरे को पे कर देंगे, और फिर या तो फिर फिजिकल फ्लैट की डिलीवरी ले लेंगे। तो स्टॉक फ्यूचर में क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो आपका जो भी स्टेटस है आपको उतने स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में खरीदने पड़ते हैं, या फिर आपने अगर बेचा होगा तो आपके अकाउंट से उन्हें देने पड़ते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर के लिए कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए फिर ये कैश सेटल्ड होते हैं आज की तारीख में। तो इस तरह से इन स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज में सेटल किया जाता है। तो फ्यूचर में जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे कहते हैं लॉट साइज, यानी इक्विटी में हमने देखा कि मिनिमम आपको एक क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है या ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में आपको लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें निकालना है तो वो किस तरह से निकलेगा, तो आज की तारीख में रिलायंस का जो लॉट साइज है वो है 250, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में 250 शेयर्स आते हैं, और ये जो फ्यूचर का प्राइस है आज की तारीख में 2634.25, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आती है 6,58,562.50, ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर प्राइस, यानी उस वक्त उस फ्यूचर की जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज में आपको मार्जिन को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो एग्जांपल, रिलायंस की मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,47,204 रुपीज है। ये आप कहां से रेफर कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर के साइट में अगर आप जाते हो तो वहां पे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट के ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हो तो ये सारे वैल्यूज आपको मिलते रहते हैं। यानी आप 6,58,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,47,000 रुपीज में ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है डिफरेंस, यानी आपको एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, आपको केवल वही मार्जिन देना पड़ता है जो रेगुलेट किया गया है सेबी ने। तो यहां पर हम जो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, यहां पर इस एग्जाम्पल में 6,58,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको आपके अकाउंट में 1,47,000 प्लस अमाउंट है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं एनएससी एक्सचेंज पर, वो 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। करंट मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, नियर मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इसे टाइम फ्रेम कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम फ्रेम कहा जाता है। तो एग्जांपल, ये जून का महीना चालू है तो जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहा जाएगा करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि करंट मंथ जून चल रहा है। फिर जुलाई जो है वो नियर मंथ कहा जाएगा, क्योंकि जून के बाद जुलाई आता है, और अगस्त को फार मंथ कहा जाता है। तो एक साथ एक्सचेंज में हमेशा आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। और हर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है एनएससी पर लास्ट थर्सडे को होती है, ये स्टैंडर्ड है, लास्ट वर्किंग थर्सडे को। अगर थर्सडे को हॉलीडे तो उसके पहले वाले जो वर्किंग डे है वो शायद वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, जो भी वर्किंग डे है थर्सडे के पहले, हॉलीडे के पहले, उस डे के ऊपर एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी होती है यानी क्या होता है, जून का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और फिर ये आपको एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए नहीं मिलता है। फिर आपको जो भी ट्रेड लेना पड़ता है वो जुलाई मंथ में लेना पड़ता है। तो इस तरह से टाइम फ्रेम के ऊपर हर कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है, और डेरिवेटिव्स में हर कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइफ होती है। तो
एक्सचेंज पे जो स्टॉक यानी इक्विटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वीकली होते हैं या फिर मंथली होते हैं। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं वीकली, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर लास्ट वर्किंग थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हर थर्सडे वर्किंग डे पे, यानी थर्सडे अगर वर्किंग है तो उस दिन होते हैं, अगर थर्सडे छुट्टी है तो उसके पहले वाले दिन जो भी वर्किंग डे है उस डे को वो एक्सपायर होते हैं। तो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वीकली और मंथली होते हैं, लेकिन स्टॉक या इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं फ्यूचर के वो हमेशा मंथली बेसिस पे ट्रेड होते हैं। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि कैसे एक इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंस होता है लॉट साइज का। तो मिनिमम आपको 250 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पड़ता है। तो इक्विटी में हमने देखा है कि हमें केवल एक क्वांटिटी मिनिमम उसमें ट्रेड करना पड़ता है। तो यहां पर ये डिफरेंस होता है, इसलिए फिर फ्यूचर में आपकी रिस्क बढ़ जाती है। मान लो रिलायंस का 1 रुपए से स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट 250 रुपए होगा, क्योंकि एक लॉट साइज 250 रुपए की, सो 250 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इस तरह से इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। और इक्विटी में आपने मान लो एक स्टॉक खरीदी किया है रिलायंस का और वो 1 रुपए से बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट 1 रुपए रहेगा, क्योंकि मिनिमम ट्रेडेबल यूनिट वहां पे 1 होता है। यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेडेबल यूनिट होता है वो लॉट साइज होता है। तो इस तरह से हम फ्यूचर को समझ रहे हैं। तो फ्यूचर में और एक कंसेप्ट आता है जिसे कहा जाता है लेवरेज। हमने क्या देखा कि 6,58,000 का कॉन्ट्रैक्ट आप 1,47,000 का मार्जिन मनी लेकर भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको लेवरेज को कैलकुलेट करना है तो लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्जिन। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, जो भी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है उसको अगर आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलती है, जो रिलायंस के एग्जांपल में 6,58,562 रुपीज 50 पैसा है, और जो मार्जिन लगता है रिलायंस को 1,47,204 रुपीज है। तो जब आप इसे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 4.47। तो इसे कहा जाता है 1:4.47। यानी आप अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी 1 रुपए में आप लगभग रिलायंस के 4 रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी 1 रुपए अगर आपके पास है तो आप 4 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो। तो इसे और आगे चलकर समझते हैं, और वो समझ ये है कि जब आप 1 से डिवाइड करते हो लेवरेज को तो आपको एक परसेंटेज में फिगर मिलती है 22.37। तो अगर रिलायंस का स्टॉक 22.37% से नीचे गिरता है तो आपका जो 1,47,000 का जो मार्जिन मनी है ना, ये पूरा जीरो हो जाने की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पे जिस तरह से जो लेवरेज निकल के आया है वो 4.47 है। तो आप का जो लेवरेज होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, आप जब भी किसी फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो उसका लेवरेज कैलकुलेट करके वो लेवरेज 1:10 या 1:12 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो उसके ऊपर चला जाता है तो वो एक हाईली लेवरेज पोजीशन होती है, और वहां पे आपका कैपिटल जीरो होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आप क्या कर रहे हो कि हाईली लेवरेज इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो। तो जो बीच में ऐसे कुछ ब्रोकर थे कि वो कम लेवरेज पे आपको फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने के लिए अलाउ करते थे, तो ये सब कॉन्सेप्ट अब निकल चुके हैं, यानी अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको प्रॉपर मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ता है आपके अकाउंट में, वो होने के बाद ही आपको ट्रेड प्लेस करने की अनुमति मिलती है। तो आइडल लेवरेज जो फ्यूचर के साथ होना चाहिए वो 1:10 से लेकर 1:12 तक आप वो सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते हैं जो इसके अंदर बैठते हैं। अगर आपका लेवरेज 12 के ऊपर जा रहा है तो फिर वो रिस्की कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। तो
ये लेवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो फ्यूचर की जो प्राइस है वो डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, जब आप इसका डिफरेंस निकालते हो तो आपको एक वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को टेक्निकली बेसिस कहा जाता है या फिर स्प्रेड कहा जाता है। मान लो रिलायंस अगर 2600 रुपए में ट्रेड कर रहा है और रिलायंस का फ्यूचर 2650 में ट्रेड कर रहा है, तो जो फ्यूचर की प्राइस है 2650 माइनस 2600, तो 50 रुपए जो डिफरेंस आता है उसे बेसिस कहा जाता है या फिर स्प्रेड कहा जाता है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और अगर ये बेसिस नेगेटिव होता है तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, यानी जो स्पॉट प्राइस है उससे कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ये अपने स्पॉट प्राइस से बढ़े हुए प्राइस में ही ट्रेड होते हैं, और जब एक्सपायरी आती है तो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है और स्पॉट की जो प्राइस है वो लगभग एक जैसी हो जाती है। तो ये हम समझ रहे हैं बेसिस का महत्व, स्प्रेड का महत्व। फिर फ्यूचर के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। तो ये क्या होता है? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप पोजीशन बनाते हो तो आपका जो पोजीशन है वो डेली बेसिस पे सेटल किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो ये क्या है इसे हम समझते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि मार्क टू मार्केट प्रोसेस किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो इक्विटी है उसे रिलायंस का नाम है, फिर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है रिलायंस जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉट साइज है वो 250 शेयर्स की है। तो मान लो 1 जून पे आपने रिलायंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाई, तब प्राइस चल रही थी 2633.15 और उस दिन प्राइस क्लोज हुई 2627.95 में। तो दोनों में जो डिफरेंस है क्लोज प्राइस और बाय प्राइस में वो है -5.20। तो उस दिन जो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट हुआ उस दिन आपको 1300 रुपए का लॉस हुआ, तो ये 1300 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे उसी दिन। और फिर नेक्स्ट डे जो क्लोज प्राइस था वो रेफरेंस लिया जाता है, और फिर जो 2 जून का क्लोज प्राइस था उसमें जो PLN पॉइंट है वो 89.65 है, यानी 2717.60 माइनस 2627.95। तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो 89.65 आता है। तो इससे अगर आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रॉफिट हो गया उस दिन 22,412.50 पैसे का। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। फिर 3 जून क्लोज प्राइस को रेफरेंस किया जाता है, और फिर जो उस दिन का क्लोज प्राइस है उसके ऊपर सेटलमेंट होता है। तो ये 63.20 पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो उस दिन फिर से आपको 15,800 का प्रॉफिट हुआ। तो जब आप डिसाइड करते हो कि 3 जून को आप इसको क्लोज करने वाले हो तो इसका जो टोटल आता है तो आपको जो PL पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं 147.65 मल्टीप्लाइड बाई 250, वो आता है आपको आपका प्रॉफिट जो होता है 36,912.50। तो इस तरह से हर दिन जब भी आप फ्यूचर में पोजीशन बनाते हो, मार्जिन के अलावा आपको एडिशनल कैश भी मेंटेन करनी पड़ती है आपके अकाउंट में अगर आप लॉस में जाते हो उस दिन के लिए। अगर आप प्रॉफिट में है तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, लेकिन अगर आप लॉस में हो तो आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। मान लो आपने केवल 1,50,000 रुपीज रखा, तो उसमें 1,47,000 में आप रिलायंस के फ्यूचर में पोजीशन तो बना लोगे, और मान लो उस दिन आपको 5,000 का लॉस हो रहा है, तो क्या होगा ना कि 1,50,000 माइनस 5 तो 1,45,000 ही बैलेंस रहेगा। लेकिन एक फ्यूचर की पोजीशन बनाने के लिए आपको मिनिमम 1,47,000 का मार्जिन चाहिए, तो वहां पे आपके अकाउंट में शॉर्टफॉल दिखाई देगा, और फिर ब्रोकर क्या करेगा, आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत क्लोज कर देगा, और जो डिफरेंस है उसके ऊपर वो रूल के हिसाब से पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो इस तरह से ये फ्यूचर के जब भी ट्रेड लेते हो आप आपके अकाउंट में, और वो अगर आप होल्ड करते हो
तो आपको आपके अकाउंट में सफिशिएंट मनी को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं मार्क टू मार्केट का कंसेप्ट। फिर फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं फेयर वैल्यू। तो फ्यूचर की जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू, वो किस तरह से डिराइव की जाती है? तो वो होती है स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RF जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट होता है, मल्टीप्लाइड बाय x बाय 365। यहाँ पे x इज नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी, यानी कितने दिन रह गए हैं एक्सपायरी को, डिवाइडेड बाय 365 डेज इन अ ईयर, माइनस अगर कोई डिविडेंड मिला है उस स्टॉक में तो उस जो डिविडेंड है वो माइनस करना पड़ता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला में जो फैक्टर्स है RF, X और D, तो RF जो है वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट है, वो RBI के साइट के ऊपर आपको 91 डे का जो ट्रेजरी बिल रेट है उसको रेफर करना पड़ता है। और डिविडेंड यानी जो स्टॉक टाइमली डिविडेंड डिक्लेयर करके उसे पे करते हैं तो उस डिविडेंड को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। और एक्स इज नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इस प्राइस को कैलकुलेट करके बताया जा रहा है। तो एग्जांपल रिलायंस का है। मान लो कि उसकी जो स्पॉट प्राइस चल रही है 2596.30, तो फ्यूचर प्राइस 2596.30 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5.0566%। अब ये कहां से आया? ये RBI के साइट से आया। तो देखिए स्क्रीन पर इस वक्त आप RBI की साइट को देख रहे हैं और RBI का जो लॉगिन है वो है rbi.org.in। तो यहाँ पर होम पेज पे आकर आप जब मार्केट ट्रेंड्स के ऑप्शन में जाते हो तो वहां पे आपको 90 डे की बिल्स का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे आपको रेफर करना है। तो इस तरह से आप ये रेफर करके कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इस RBI के साइट की URL को, यानी जो लिंक है, उसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से ये 5.0566 वैल्यू को रेफर किया गया है और फिर इसे कैलकुलेट करके जो भी प्राइस आता है तो 2601.50, तो ये हो गई रिलायंस फ्यूचर की फेयर प्राइस। तो जो करंट फ्यूचर की प्राइस है उसके साथ आप अगर कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो फ्यूचर है वो फेयर प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है या फेयर प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो आपको ये भी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने फ्यूचर में कोई ट्रेड ले लिया और बैठे रहे। तो आपको हर वक्त जानकारी के साथ उसमें ट्रेड करना है और ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर जो चेंजेस होते हैं प्राइस में, उससे अगर आप नहीं जान पाते हो तो आप फिर शायद लॉस कर सकते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि फ्यूचर के प्राइस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RF मल्टीप्लाइड बाय x बाय 365 माइनस D। तो RF इज रिस्क फ्री इंटरेस्ट। हमने देखा कि किस तरह से हम उसे RBI के साइट से रेफर कर सकते हैं। और फिर X होता है नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी और फिर D होता है डिविडेंड। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में डिविडेंड 0 लिया है, ऐसा हमने माना है कि इस वक्त कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है रिलायंस के स्टॉक में और एक्सपायरी के लिए 15 दिन बाकी है, इसलिए फिर X की वैल्यू हमने 15 ली है। और जो RF है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट है, वो RBI के साइड से रेफर किया है और उसकी जो वैल्यू है 5.0566%। तो इस तरह से इस फॉर्मूला में जब आप ये सारी वैल्यूज को डालते हो और डालकर जब कैलकुलेट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को कहा जाता है फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर। तो इस तरह से आपको ये जानकारी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो करंट फ्यूचर प्राइस है वो फेयर वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आइए समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या समझ प्राप्त की। हमने डेरिवेटिव्स के टॉपिक के साथ आज के सेशन की शुरुआत की। डेरिवेटिव्स में हमने देखा कि कैसे डेरिवेटिव्स
स्पॉट प्राइस पे आधारित होता है, उसकी जो प्राइस है वो इक्विटी से डिराइव की जाती है, इक्विटी यानी स्टॉक से डिराइव की जाती है। तो फिर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को जाना, समझा कि कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा गया कि ये दो पार्टी के बीच एक समझौता होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो किसी अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं होता है, ये दो पार्टी के बीच समझ होती है। और फिर ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या तो फिजिकली सेटल हो सकता है या फिर कैश सेटल हो सकता है। फिजिकली यानी हमने जो एग्जांपल देखा फ्लैट खरीदने का, उसमें फ्लैट को फिजिकली हैंड ओवर करना, ये हो गया फिजिकल सेटलमेंट। और कैश सेटलमेंट यानी फ्लैट सेलर के पास ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस अमाउंट है वो सेलर जो है वो बायर को देता है। तो इस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क होती है क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं होते। फिर इसको फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह से सेबी द्वारा रेगुलेट करके आपको एक ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जहां पे एक लॉट साइज होती है और आपको मिनिमम उस लॉट साइज के साथ ट्रेड करना पड़ता है। तो हमने देखा कि रिलायंस के एग्जांपल के साथ कैसे रिलायंस के फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसे कैसे निकालते हैं। फिर मार्जिन मनी क्या होता है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में कोई पोजीशन लेते हो तो आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो हर इक्विटी के साथ ये मार्जिन मनी डिफाइन होता है। तो आज की तारीख में ऑन एन एवरेज ये कुछ 18% से लेके 22% तक का मनी लगता है, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज का अराउंड 20 to 22% का मनी आपको देना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको देने की जरूरत नहीं होती है, केवल 20 to 20% अमाउंट अगर आप मार्जिन मनी डिपॉजिट करते हो तो आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इसलिए फिर इसे लेवरेज पोजीशन कहा जाता है। तो हमने देखा कि लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्जिन वैल्यू, ये जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको लेवरेज फैक्टर मिलता है। तो लेवरेज आपको कहां तक आप कौन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना चाहिए जिनकी लेवरेज 10 या 12 तक मैक्सिमम हो, उसके ऊपर अगर लेवरेज जारी है तो फिर वो रिस्की कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी आपका जो पैसा है वो जल्दी जीरो होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वो हाई लेवरेज प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो फिर हमने बाद में देखा कि कैसे फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फेयर वैल्यू का एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप जान सकते हो कि आपका जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है या नेगेटिव टेरिटरी में है, यानी फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर फेयर वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। और फिर हमने मार्क टू मार्केट सेटलमेंट के कंसेप्ट को भी जाना, किस तरह से फ्यूचर में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में सेटलमेंट होता है, और ये सेटलमेंट जो है वो अलग कैश रखने के बाद होता है, यानी जो आपका मार्जिन मनी है वो अलग रखना पड़ता है और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है उसको अलग पैसे से आपको इसे मेंटेन करना पड़ता है, और ये डेली सेटल होता है। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे का शॉर्टफॉल होता है तो ब्रोकर ये पोजीशन क्लोज कर देता है, और जो भी फिर शॉर्टफॉल अमाउंट जनरेट होता है उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फिर ये सब समझ रखते हुए आपको किसी भी फ्यूचर में पोजीशन बनानी चाहिए। तो इस तरह से हमने आज के इस सेशन में देखा कि डेरिवेटिव क्या होते हैं और उसमें हमने फ्यूचर को जाना। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को समझने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।